हेलो दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया 24H में आप लोग का स्वागत है। मैं अमित सर एक बार फिर से केमिस्ट्री लेकर आए हैं। आज हम इसके पिछले क्लास में पढ़े थे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें थी पूरा हम डिटेल पढ़े थे अम्ल क्या होते हैं। उसके बाद पढ़े थे कि क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़े थे पूरा विस्तृत रूप से। आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारकों के बीच अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, निर्माण किस चीज़ का होता है, इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ना। तो आज का हम लोग का हेडिंग होगा अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। आइए उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो हम लोग का होगा रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। हमको आज ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत कम समय हम बता दें कि जब भी हम अम्ल या क्षारकों का अभिक्रिया कराते हैं, एक दूसरे से क्रिया कराते हैं, तो हमेशा उत्पाद के रूप में पहली बात यह है कि अम्ल और क्षार जैसे ही रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं। एक तरह से हम इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, जैसे कि हमको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उत्पाद के रूप में लवण बनाते हैं और उसके साथ साथ में जल का भी निर्माण करते हैं ये। ठीक है, तो ये होती है इनकी क्रिया, अम्ल और क्षारकों के बीच की अभिक्रिया ये होती है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, अम्ल और क्षारकों का क्रिया जब भी हम कराते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उत्पाद के रूप में लवण का निर्माण करते हैं, इसके साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपके आए तो बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम एसिड लेंगे, तो एसिड ले सकते हैं H2SO4, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। H2SO4 अम्ल हो गया। इसके साथ ही हम क्या ले सकते हैं, क्षार लेंगे। क्षार में हम क्या लेंगे, तो हम लोग ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिएगा, CaOH का 12। तो ये हम लोग का अम्ल है, ये हम लोग का क्षार है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे और हम बताएं एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज करेंगे। आज जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे तो प्रोडक्ट रूप में किसका निर्माण करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बनेगा, देख लीजिएगा, बनेगा यहाँ पे CaSO4, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस, बोले हैं कि लवण के साथ साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। बात रही यहाँ बैलेंसी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का H2 बचा है, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इसकी कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पूरी हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लवण के रूप में क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ ही में क्या बन गया है, जल। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हम लोग का एक अम्ल था, ये क्षार था। अम्ल और क्षार का जब ही हम क्रिया कराए हैं, जैसे ही क्रिया कराए हैं तो लवण के रूप में कैल्शियम सल्फेट मिला है और इसके साथ ही में किसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है। ये होती है अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लीजिएगा। एग्जाम्पल में दूसरा हम क्या लेंगे, तो ले सकते हैं HCl। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ ही हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं क्षार के रूप में, NaOH। ठीक है, हम पीछे सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जो एक प्रकार का अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो एक प्रकार का क्षार है। इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो पुनः वही अभिक्रिया फिर चलेगी। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक दूसरे को नष्ट करेंगे और नष्ट करके क्या बनेंगे यहाँ पे उत्पाद के रूप में लवण, और लवण के साथ ही जल बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, तो देखिएगा NaCl। NaCl एक प्रकार का क्या है, लवण है, साल्ट है, जिसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही में क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या निकला है, हाइड्रोक्साइड आयन निकला है OH, और यहाँ से निकला है हाइड्रोजन प्लस, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे यहाँ पे, H2O। ठीक है दोस्तों, तो फिर वही चीज़ें हुआ, यानी कि हमको एक चीज़ कंफर्म हो रहा है
कि हम जब भी किसी भी अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो हमेशा उत्पाद के रूप में लवण बनेगा और लवण के साथ में जल का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इस पॉइंट हम लोग का क्या हुआ, खत्म हुआ। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अम्ल या क्षारकों के जलीय विलयन। तो ना यहाँ पे हमको अगला क्या पढ़ना है, अम्ल और क्षारकों का जलीय विलयन क्या होता है। तो ये हम लोग का अगला हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला हेडिंग हो जाएगा हम लोग का अम्ल और क्षारकों का जलीय विलयन क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, आइए उसको देख लिया जाए। अम्ल या क्षारकों के बीच जलीय विलयन। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन, वाटर solution, तो वाटर solution of acid and base, एसिड एंड बेस। ठीक है, इन यहाँ पे होगा, सॉरी इन होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन। ठीक है ना, अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन पढ़ेंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसको नीचे कर दें। चलिए ठीक है, इसको नीचे से लिखते हैं, फिर से लिखेंगे वाटर सॉल्यूशन इन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस, यानी कि अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन। यहाँ पे एंड और लगा दीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको पढ़ना है अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ हम बता दें कि इनका जलीय विलयन कैसा होता है। तो देखिए इनका जो, देखिए अम्ल, जब भी हम जल में अम्ल मिलाते हैं या फिर क्षार मिलाते हैं तो जो हमको नया विलयन प्राप्त होता है वह विद्युत का चालन करता है। वह विद्युत का क्या होता है, चालन, यानी कि वह कंडक्टिविटी शो करता है, चालकता शो करता है, प्रदर्शित करता है। वो कैसे, देखिए जब भी हम जल में किसी भी क्षार को या फिर अम्ल को मिलाते हैं तो यह जल में वियोजित होते हैं। और आपको पीछे हम बता चुके हैं कि जल में जब अम्ल को मिलाते हैं तो वह क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। उसी प्रकार जब हम क्षार को मिलाते हैं तो वह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक, और जैसे ही ये देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम अम्ल को जल में मिलाते हैं और मिलाने के बाद वह हाइड्रोजन आयन देता है तो वह हाइड्रोजन आयन जो होता है वह जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है तो अब उसमें मुक्त आयनों का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता है कि जिस भी विलयन में, चाहे कोई भी विलयन हो, अगर जिस विलयन में मुक्त आयन उपस्थित हो रहे हैं, प्रेजेंट है, तो हमेशा वह विद्युत का चालकता शो करेगा, यानी कि विद्युत का चालन करेगा, विद्युत का चालकता प्रदर्शित करेगा। तो हमको बस इसमें यही जानना था कि अम्ल और क्षारकों का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अम्ल या क्षारकों का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन करता है, अर्थात चालकता प्रदर्शित करता है। वो इसलिए क्योंकि उनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। वो उपस्थित क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो जैसे ही अम्ल जल में मिलेगा तो वह हाइड्रोजन आयन का निर्माण करेगा। ठीक, और वह हाइड्रोजन आयन क्या करेगा कि जल से क्रिया करेगा और क्रिया करके तुरंत हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसका सूत्र क्या होता है, H3O पे प्लस चार्ज। जैसा कि इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को, हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे उसमें। और जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उनमें क्या होता है कि आयनों का निर्माण होता है उस विलयन में। और जैसे ही उसमें आयन बनते हैं तुरंत वो क्या करने लगता है, विद्युत का प्रवाह करने लगता है, उसमें विद्युत चालकता शो होने लगती है। तो यही था, उनका बहुत छोटा था ये टॉपिक था। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक क्या होगा, तो अगला होगा हम लोग का अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव क्या होता है, इन चीज़ों को हमको ध्यान देना है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल दे दें, एग्जांपल देख लीजिएगा। इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल देख लीजिए इसका, HCl को ही देख लीजिए, अम्ल है, इसको क्या किया हम जल में मिला दिए। जैसे ही जल में मिलाएंगे तो किसका निर्माण करेगा, तो अभी हम बोले HCl है ना, ये पहले टूटेंगे, ठीक है ना, और ये टूट कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो देखिए हाइड्रोनियम आयन का डायरेक्ट निर्माण कर दीजिए। किसका निर्माण कर दीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन का। और अभी हम बोले हैं कि अम्ल जैसे ही जल में मिलेंगे, यानी कि विलयन में बनाएगा, और जैसे ही किसका निर्माण करेगा, हाइड्रोनियम आयन का। और हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके ये कैसे निर्माण हुआ है थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे ही इसको तोड़ेंगे ना बाबू तो H+ में टूट जाता है, ठीक ना, और उसके बाद टूटता है OH- में, ठीक ना। तो यहाँ का जो है H+ और उसके बाद इसका
OH माइनस ले लीजिए, यहाँ का जो H निकला है तो ध्यान दीजिए ये निकला है यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये H2O कर लीजिए यहाँ का H प्लस ले लीजिए, जैसे टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये वाला, और जैसे ये प्रोडक्ट टूटेगा तो यहाँ पे H2O है, H2O में तो टूटेगा। इस डायरेक्ट यह हाइड्रोजन आता है और किससे क्रिया कर लेता है, H2O से, जिसमें हम मिला रहे हैं। तो एसिड का H प्लस आयन आता है और आकर किससे क्रिया कर लेता है, H2O से, और क्रिया करके बना लेता है H3O पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। और जैसे ही एसिड आकर के एसिड का H प्लस आयन आकर के H2O से बनाता है हाइड्रोनियम आयन, तुरंत वो किसका नेचर शो करता है, कंडक्टिविटी का, यानी कि विद्युत चालकता का, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव क्या होता है, या फिर हम किसे कहते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है तनुकरण, तनुकरण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि तनुकरण किसे कहा जाता है, तनुता का प्रभाव कैसे होता है अम्लों या क्षारकों पे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, यानी तनुता है, ठीक है, तनुता ऑन एन एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस, यानी कि अम्ल या क्षार पर तनुता का प्रभाव, अम्ल या क्षार पर तनुता का प्रभाव हमको देखना है। तो यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे, तनुकरण क्या होता है। तनुकरण, तनुकरण हम किसे कहते हैं, तनुकरण देखिएगा, जब भी हम जल में अम्ल को मिलाते हैं या फिर क्षार को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो जब हम जल में क्षार या अम्ल को मिलाते हैं तो यह मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। एकदम एक लाइन का डेफिनेशन है, तनुकरण किसे कहेंगे, तो जल में जब हम अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो इनकी मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, तनुकरण कहलाएगी। मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, तनुकरण कहलाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तनुता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही हम जल में अम्ल या क्षार मिला रहे हैं तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर उनके प्रत्येक इकाई आयतन में, उस विलयन के प्रत्येक इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में कमी होने लगती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो उस विलयन के प्रत्येक इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता में कमी होने लगती है, और यह कमी ही क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। यह कमी ही क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। तो इन दोनों का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक बार और सुन लीजिएगा। तनुकरण क्या होता है, तो जब हम जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो इनकी मिलाने की प्रक्रिया ही तनुकरण कहलाती है, और मिलाने के बाद इस विलयन की प्रत्येक इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में जो कमी होती है, इस कमी को हम क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं। इस कमी को हम क्या कहते हैं, तनुता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगला हम लोग का टॉपिक होगा सूचक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए देखते हैं सूचक किसे कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही वो है, डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत हम आसान भाषा में समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। क्या होता है सूचक, नाम से ही क्लियर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, सूचक। आइए देखते हैं, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं या फिर सूचक किसे कहते हैं, इसी को हम हिंदी में कहते हैं सूचक। देखिए इसको हम एकदम आम भाषा में समझा रहे हैं, सूचक क्या होते हैं। देखिए सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, ठीक है ना। सूचना देना, चाहे जैसे भी किसी भी चीज़ का सूचना दो, जो भी चीज़ें हो, अगर कोई पर्सन ही हो, कोई थिंग्स हो, अगर किसी चीज़ को हमको इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है, यानी कि वो हमारा सूचक है। जैसे आप लोग आम चीज़ में समझ सकते हैं, आम भाषा में समझ सकते हैं, जैसे हम किसी रोड पथवे पे चलते हैं, पथ पे चलते हैं, तो किसी अगर व्हीकल, किसी गाड़ी को राइट साइड टर्न करना हो या फिर लेफ्ट साइड टर्न करना हो, तो अपने बत्ती को क्या करता है, वो जलाता है ना, अपनी बत्ती को ऑन कर देता है, जो भी उसकी होती है वो लाइट होती है, वो लाइट को ऑन करता है। या तो अगर राइट साइड टर्न करना होता है तो राइट साइड करता है। तो कहीं ना कहीं वो लाइट हमको इंडिकेट कर रही है, सूचना दे रही है कि नहीं, आगे वाला जो पर्सन है, गाड़ी चला रहा है, वो राइट साइड क्या करेगा,
टर्न लेगा, राइट साइड मुड़ेगा, तो वो हमको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। सेम वही चीज़ हमको यहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हमको अम्ल और क्षारकों को लेकर पढ़ना है, अम्ल या क्षारकों के संबंध में पढ़ना है कि सूचक किसे कहते हैं। तो बहुत इसका एक लाइन का डेफिनेशन और आसान भाषा में दे रहे हैं, बोलिएगा कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपना रंग बदल करके अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। बहुत ही सिंपल, यानी कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपना अलग अलग रंग बदल करके परिवर्तित हो करके अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। उन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। वैसे इसका डेफिनेशन तो बहुत सारे टीचर्स लोग हैं या फिर जो भी हो, अलग अलग से लोग देते हैं, लेकिन आप लोग को हम बहुत ही ईजी भाषा में दे दिए कि सूचक किसे कहते हैं। सिंपल है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपना रंग बदल करके यानी परिवर्तन करके अम्ल या क्षार का सूचना देते हैं। वैसे पदार्थों के हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल और पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लिटमस पेपर, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर भैया पता है आपको, पहले वीडियो में, एकदम पहला वीडियो में पढ़ाए थे हम लोग में, कि उसमें क्या होता है कि जो अगर लाल लिटमस पेपर ले रहे हैं तो नीला कर देगा, ठीक, अगर नीला ले रहे हैं तो लाल कर दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो लिटमस पेपर है किसी न किसी पदार्थ का तो बना होगा। तो लिटमस पेपर क्या करता है कि अपना रंग परिवर्तित करता है, और अपना रंग परिवर्तित करके यह सूचना देता है कि यह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, ठीक है ना जी, यह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो ये सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लिटमस पेपर को क्या कह सकते हैं, सूचक। लिटमस पेपर क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है ना, इंडिकेटर कहेंगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार होता है एक फिनेप्थिलीन होता है ना, इसी प्रकार फिनेप्थिलीन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ठीक ना। ये सब का सब क्या है, एक होता है मेथिल ऑरेंज होता है। तो ये जो भी चीज़ें हम पदार्थ का नाम ले रहे हैं, ये सब के सब क्या है, सूचक हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करके अपने प्रकृति में परिवर्तन करके ये सूचना देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूचक किसे कहते हैं। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, हम आपको बता दें जो सूचक होते हैं ना, पर अपने प्रकृति के आधार पे, पाए जाने के आधार पे, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के, यह मुख्य क्या करिए 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम आप लोग को सभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक भी चीज़ पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे, आप लोग को सभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इसका हिंदी होता है सूचकों के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम पर हम लिख दे रहे हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा क्या होगा हम लोग का, दूसरा होगा हम लोग का सिंथेसिस इंडिकेटर्स, सिंथेसिस इंडिकेटर्स, ठीक है ना। हम लोग का दूसरा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंथेसिस इंडिकेटर्स, ठीक है। तीसरा हम लोग का क्या होगा, तीसरा हो जाएगा हम लोग का, एक होता है जिसको हिंदी में होते हैं गंधयुक्त, ठीक है ना, क्या कहते हैं, गंधयुक्त सूचक, ठीक है ना, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। उसके बाद देखो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, यूनिवर्सल, ठीक है ना, यूनिवर्सली या फिर यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सूचकों के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, और सूचक क्या होते हैं वो तो ऑलरेडी हम बता दिए क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है सिंथेसिस इंडिकेटर्स, जिसको कहते हैं संश्लेषित सूचक। तीसरा होता है अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसको कहते हैं गंधयुक्त सूचक, क्या कहते हैं, गंधयुक्त सूचक। और चौथा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी सूचक,
क्या कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सूचक होते हैं। ठीक है, आइए इनको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आइए इन तीनों को मिटा दिया जाए। ठीक है, जिसको इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हम उसको हिंदी में समझाते चलेंगे। ठीक है, कि क्या होते हैं। ठीक है, आइए इसको हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक क्या बोलेंगे, सूचक कहेंगे। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं भाई, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति में क्या होते हैं, पाए जाने ना, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रकृति में जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर कोई ले सकते हैं, जैसे किसको ले सकते हैं, तो देखिए पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे, तो बोलेंगे प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इनको न कि बनाया जाता हो। ठीक है ना, ये ऑलरेडी क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑलरेडी इस प्रकृति में नेचर में पाए जा रहे हैं और वो हमको ये सूचना दे रहे हैं, अम्ल और क्षार होने की सूचना दे रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। लिटमस पेपर इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, लिटमस पेपर हो जाएगा, हल्दी हो गया। ठीक है ना, लाल गोभी पत्ता हो गया। ठीक है ना, ये जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल इंडिकेटर्स के। ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक सूचक एग्जाम्पल है। हल्दी हो गया, लाल गोभी जो होती है, लाल गोभी का जो पत्ता होता है वो क्या हो गया, वो हो गया। उसके बाद से मान लीजिए कि लिटमस पेपर हो गया। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो प्राकृतिक सूचक के, नेचुरल इंडिकेटर्स के। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे संश्लेषित सूचक। बस इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, डिफाइन करते जा रहे हैं। आप लोग अगर पढ़ रहे हो इसको तो इसको नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम जो देना जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पता है कि नया टाइम टेबल आ गया है और 16 फरवरी से आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल लग जाइए पढ़ने में, एकदम दिन रात तक कर दीजिए। ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं सिंथेसिस। ठीक ना, सिंथेसिस इंडिकेटर्स। सिंथेसिस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं भैया, तो संश्लेषित सूचक का मतलब क्या, अभी हम बोले हैं संश्लेषित मतलब, देखो संश्लेषित का मतलब ही होता है बनाना, यानी बना हुआ। ठीक ना, संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है और बना करके हम उनसे प्राप्त करते हैं सूचना कि वह अम्ल को बता रहे हैं कि क्षार को। ये भी अम्ल क्षार को ही बताते हैं, लेकिन ये प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं बल्कि प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। यानी कि वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इस प्रकार के सूचक को हम क्या कहेंगे, संश्लेषित सूचक कहते हैं, सिंथेसिस सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिनैप्थेलिन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिनैप्थेलिन या मेथिल ऑरेंज। ये क्या है, ये जो पदार्थ दिख रहे हैं आपको, ये नेचर में मिलेंगे नहीं बल्कि इनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनैप्थेलिन हो गया, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो किसके कैटेगरी में आते हैं, सिंथेसिस इंडिकेटर्स में आते हैं, संश्लेषित सूचक में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का कौन सा होगा, तो अगला होगा गंधयुक्त सूचक, अल्फैक्ट हो जाएगा, अल्फैक्टेड। इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, तीसरा होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं, गंधयुक्त सूचक, देखो गंध का मतलब होता है ना किसी चीज को महकना, है ना, स्मेल करता है, कोई पदार्थ स्मेल करता है, और इससे भी हम निर्धारण कर लेते हैं, ज्ञान मतलब पता कर लेते हैं कि वह अम्ल होगा कि क्षार होगा, यानी कहीं ना कहीं हमको सूचना मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमको सूचना मिल जाता है भाई, कहीं ना कहीं वो किसका नहीं काम कर रहा है, सूचक का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका हिंदी भी लिख दें। ठीक है, इसका हिंदी होगा गंधयुक्त सूचक। गंधयुक्त सूचक, ठीक है, गंधयुक्त सूचक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि ऐसा सूचक जो अपने गंध के माध्यम से हमको ये बताते हैं या हमको ये सूचना देते हैं
कि वह अम्ल है कि क्षार है, यानी अम्ल या क्षार होने का क्या करते हैं, सूचना देते हैं ऐसे महक करके, यानी कि गंध के द्वारा। तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, या फिर बोलेंगे गंध युक्त सूचक। बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका, क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग ले सकते हैं प्याज। प्याज देखे ना, प्याज हो गया, खाते भी हम लोग ऐसे डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ठीक है, प्याज हो गया। उसके बाद से मान लीजिए कि लौंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्याज, लौंग, लहसुन, जो भी चीज़ें हो, ये सब क्या है, हमको सूचना दे रहे हैं कि अम्ल की प्रकृति है कि उनमें क्षार की प्रकृति है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो हम लोग 3 इंडिकेटर्स पढ़ लिए। चौथा क्या होता है, आइए समझते हैं। चौथा होगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या होगा समझिए। चौथा होगा सर्वव्यापी सूचक, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए सर्वव्यापी का मतलब देखिएगा, इसमें क्या होता है कि हम अनेक प्रकार के सूचकों को, ठीक है ना, अनेक प्रकार के सूचकों को एक दूसरे यानी कि परस्पर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला करके एक मिश्रण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के सूचकों को मिलाते हैं, एक दूसरे में मिला करके एक दूसरे से एक मिश्रण प्राप्त करते हैं, और यह मिश्रण जो हमको प्राप्त होता है, अब यह हम लोग को सूचना देता है किसका, अम्ल और क्षार का, है ना। तो अगर इस प्रकार के कोई सूचक हो जो अनेक प्रकार के सूचकों से मिलकर बना हो और हमको सूचना दे अम्ल और क्षार होने का, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इस पे लिख लीजिएगा सर्वव्यापी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्वव्यापी सूचक कहेंगे। क्या बोल देंगे, इसको सर्वव्यापी सूचक कहेंगे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एक बार और सुन लीजिएगा, सर्वव्यापी सूचक वे सूचक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सूचकों के एक दूसरे में मिलने से उनका एक मिश्रण प्राप्त होता है, और यही मिश्रण हम लोग को क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे इंडिकेटर्स को क्या कर लिए, खत्म कर लिए, कि सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ना हमको पीएच रेंज क्या होता है। बहुत ही मस्ट पॉपुलर ये टॉपिक है, पीएच रेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं पीएच परिसर। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, ये बहुत क्या है, बहुत ही सिंपल है। पीएच परिसर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको, पीएच परिसर को। सिंपल है, देखो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि पीएच के बारे में बताया किसने है, पीएच का मतलब होता क्या है ना, डिटेल इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए, पीएच परिसर क्या होगा हम लोग का, पीएच परिसर। पीएच परिसर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको कहा जाता है पीएच रेंज। क्या कहते हैं, पीएच रेंज कहते हैं, पीएच परिसर, ठीक है। पीएच परिसर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे, देखिएगा, जब किसी अम्ल या क्षार ना, किसी अम्ल या क्षार में सूचक में ने रंग में जो परिवर्तन होता है वो किसी निश्चित पीएच पर न हो। किसे बोलेंगे समझिएगा, जब किसी अम्ल या क्षार के सूचक ना, जब किसी अम्ल या क्षार सूचक के रंग में जो परिवर्तन होता है वह किसी निश्चित पीएच पर न हो, बल्कि क्या हो, एक सीमा में हो। जब एक सीमा में हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीएच परिसर कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, जब अम्ल या क्षार सूचक के रंग में जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न हो, डेफिनिट पीएच मान पर न हो, बल्कि वह एक क्या हो, सीमा में हो, एक सीमा में हो, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, पीएच रेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीएच परिसर कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आइए दिखा दें। पीएच परिसर जो होता है, पीएच परिसर के बारे में सबसे पहले एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है, सोरेनसन ने बताया था कि पीएच क्या होते हैं, इनके द्वारा हम पीएच वैल्यू निकालते हैं, है ना। पीएच वैल्यू अभी हम आपको डिफाइन करेंगे कि पीएच परिसर बताइए क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि पीएच मान क्या होता है। ये दोनों में अंतर है,
पीएच परिसर और पीएच मान में अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों को भी हम डिफाइन करेंगे और डिफरेंट भी करेंगे, ठीक है, कि पीएच परिसर क्या होते हैं और पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो पीएच परिसर समझ में है, यानी कि किसी भी अम्ल या क्षार सूचक के रंग में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न हो बल्कि एक सीमा में हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पीएच परिसर कहेंगे, ठीक है। इसी को क्या कह देंगे, पीएच परिसर कहेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हमका अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। क्या होगा, जल का आयनिक गुणनफल। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो अब हमको जो अगला टॉपिक होगा जल का आयनिक गुणनफल होगा, जिसको हम अगली वीडियो में आप लोग को समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। आई थिंक ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। इतना जो हम पढ़े आज इसको पढ़िए, जहाँ पे न समझ में आए तुरंत उसको कमेंट कीजिए, कमेंट में हम उसको, ठीक है ना, उसका रिप्लाई करेंगे आप लोग को, ठीक है। आज हम कमेंट देखेंगे कि कमेंट में क्या क्या दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना रह देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।